नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक नई घटना लेकर आया हूं। आज की घटना भी हालिया है। आज की घटना बताने से पहले मैं कल के लिए बता दूं, कल जो बीत गया यानी 17 अक्टूबर को किस्सा गोई परिवार की किताब ऑपरेशन बजूका का साइनिंग इवेंट हुआ था लखनऊ के यूनिवर्सल बुक सेलर्स के यहाँ। बहुत से लोग आए और यूनिवर्सल वाले हमेशा इस तरह के इवेंट कराते रहते हैं। उनको अच्छा एक्सपीरियंस है। उन्होंने बहुत अच्छे से इस पूरे इवेंट को कंडक्ट कराया। अच्छा लगा। कुछ फोटोग्राफ्स मैंने कल शेयर किए हैं, आप उनको देखिएगा। और मैं फिर एक बार यही कहूँगा कि जिन लोगों ने ले लिया किताब को और अभी तक अपने रिव्यू नहीं लिखे हैं वो कृपा करके लिख लें, लिख दें। अच्छा लगता है। 100 के आसपास रिव्यू हो गए हैं। रिव्यू जितने ज़्यादा होंगे पब्लिशर उतना ही ज़्यादा उस पर ध्यान देगा। लिहाजा मैं फिर से यही कहूँगा कि जिन्होंने ये किताब ले ली है, पढ़ ली है, वो इसका रिव्यू ज़रूर लिखें। और जो अब तक नहीं ले पाए हैं कोशिश करें कि उसको पढ़कर उसका रिव्यू, क्योंकि जिस तरह से आज क्वेश्चन आंसर सेशन भी, कल क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखा था यूनिवर्सल वालों ने। बहुत से सवाल किताब के सिलसिले में पूछे गए, बहुत से सवाल उस घटना के सिलसिले में पूछे गए। बहुत अच्छा लगा। और मैं किस्सा गोई परिवार के सभी सुधी श्रोताओं का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस किताब को इतना आगे तक बढ़ाया है। और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही वो मेरी हिंदी वाली किताब भी मार्केट में आ जाएगी। अब आज के वाक़ये पर। वाक़या है वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला बलरामपुर, तारीख 13 अक्टूबर 2023। यानी ये घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। बलरामपुर जिले के शहर कोतवाली के नोम कोनी मोहल्ले से रात 12 बजे के आसपास करण सिंह जो उस मोहल्ले में रहते हैं, उनकी साली जो मुंबई से आई थी और आसपास के टोला पड़ोस के और लोग ये थाने पर यानी कोतवाली पर पहुंचे। ये बात होगी रात में 12 बजे की। और उन्होंने बताया कि मेरी बेटी सिया जो मुंबई से आई थी, कर्ण सिंह की साली, उन्होंने ये कहा कि मेरी बेटी सिया शाम को खेलते खेलते 7 बजे के आसपास अचानक लापता हो गई है। पुलिस ने फिर वही जो बड़ा स्टैंडर्ड सा सवाल है कि फ़ोटो ले आइए, क्या पहने हुए थे वो ले आइए, हुलिया लिखवाइए, और इस तरह की बातें पुलिस ने की। और 1-2 बजे के आसपास ये सब चीज़ें थाने को उपलब्ध करा दी गई और फिर गुमशुदगी लिख ली गई। पुलिस भी मौके पर आ गई। अगले दिन सुबह कहाँ से गायब हुई थी, कौन कौन था, किन बच्चों के साथ खेल रही थी, किसने क्या देखा, जो पुलिस प्रयास करती है गुमशुदगी वाले केसेस में, वो पुलिस ने अपनी तरफ से प्रयास भी किया, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। माँ रो रो के बेहाल हो रही थी। उसका एक छोटा भाई भी था। उम्र थी 5 साल। और बिटिया जो गायब हुई थी उसका नाम था सिया और उसकी उम्र थी 7 साल। बहरहाल काफी भाग दौड़ के बाद एक दिन अकेले सिया की माँ थाने पर पहुंची और उसने ये कहा कि हमें पता नहीं क्यों अपने बहनोई पर ही शक हो रहा है, क्योंकि एक दिन मेरी बेटी और उनकी बेटी खेल रहे थे, मेरी बेटी ने चांटा मार दिया था। इस पर वो बहुत नाराज हुए थे। हालांकि थाने पे ये कहा कि साहब बच्चों के झगड़े में कौन गायब कर देगा, ये कौन सी बात आप कर रही हैं, 7 साल की बच्ची है, झगड़ा कर ही लिया तो उससे ये थोड़ी आपके बहनोई एकदम उसे गायब ही कर देंगे और आप लोग परेशान होंगे। बहरहाल उसने ये कहा कि नहीं, मुझे शक है, आप इसे पता कर लीजिए। फिर ढूंढना शुरू किया गया और तब ये पता लगा कि शिया का शव बालागंज बंधे के पास पानी के एक गड्ढे में
उतरा रहा था। हल्ला हो गया बहुत, पुलिस भी पहुंची, शव को निकाला गया और शव को फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्राइमा फेसी ये समझ में आ गया कि गला दबाकर इसकी हत्या की गई है। आखिरकार हत्या किसने की होगी, किसकी 7 साल की उस बच्ची से दुश्मनी होगी जो यहाँ की रहने वाली भी नहीं है, अपनी मौसा के यहाँ वो मुंबई से आई हुई है। लेकिन पुलिस को फिर एक बात और ध्यान में आ गई कि सिया की मां ने अकेले थाने पर आकर अपने बहनोई यानी कर्ण सिंह पर ये शक किया था, कर्ण वर्मा पर ये शक किया था कि मुझे अपने बहनोई पर शक है। बहरहाल उसको थाने पर लाया गया, कर्ण वर्मा को, और उससे पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लड़की गायब हो गई, तुम भी घर में थे, तुमने पता करने की कोशिश क्यों नहीं की। उसने कहा साहब मैं हर जगह दौड़ा, कोई ऐसी जगह नहीं है नहीं जहां मैं न गया हूं, और वो मेरे रिश्तेदार हैं, सगे रिश्तेदार हैं, मेरी साली की बेटी है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, मैं भला बच्ची को क्यों मारूंगा। लेकिन पुलिस ने फिर सबूत दिखाने शुरू किए। सबूत से आशय सीडीआर भी मिल गई, क्योंकि 2 किलोमीटर दूर ले जाकर बच्ची को फेंका गया था। कितनी भी चालाकी की कर्ण वर्मा ने, मोबाइल ऑन था और लोकेशन उसकी पास के टावर में रजिस्टर हो गई थी। दूसरी बात, बच्चों ने, जिन लोगों ने जो शाम को साथ में खेल रहे थे, उन्होंने भी सिर्फ यही बताया था कि उस बीच मौसा जी घर से निकले थे, जो सिया का जो भाई था। और भी लोगों ने बताया कि साहब कर्ण वर्मा के लिए कि अंकल भी उस समय निकले थे, वो सही सही बता सकते हैं। ये सब जब बातें कर्ण वर्मा को बताई गईं तो उनको जैसे सांप सूंघ गया, और थोड़ी देर बाद ही उन्होंने ये बात मान ली कि मैंने ही उसकी हत्या की है। कारण पूछने पर उन्होंने ये बताया कि अक्सर, बोले 2 महीने पहले ये लोग यहाँ पर आए थे, स्कूल खुल गया, इनके पिताजी, बच्ची के पिताजी और मेरे साढ़ू यानी साली के हस्बैंड ये मुंबई में ही काम कर रहे थे। उनको आना था लेकिन छुट्टी, लंबी छुट्टी उन्हें नहीं मिल पाई। लिहाजा ये कहा गया कि बच्ची अकेले यहाँ पे रहती है, उसका भी एडमिशन उसी क्लास में करा दिया जाए, क्लास 1 में, जहाँ वो मुंबई में पढ़ती थी। और क्लास 1 में ही कर्ण वर्मा की बेटी भी पढ़ती थी। दोनों एक ही सेक्शन में पढ़ते थे। लेकिन घर पे जब इन लोगों में कभी बच्चे में जब जैसे झगड़ा होता है, 7 साल की बच्चियां हैं, क्या उसमें प्रॉपर्टी के लिए तो कोई विवाद नहीं हुआ होगा, खेल खेल में विवाद हुआ और सिया ने कर्ण की बेटी यानी अपनी सगी मौसेरी बहन को चांटा मार दिया। इस चांटा मारने के बाद जब उनकी बेटी ने उससे शिकायत की कर्ण वर्मा से, तो वो बहुत आहत हुए। उन्होंने शिकायत की सिया की मां से। सिया की मां ने कहा कि अरे जीजा जी, आप भी ऐसी बात करते हैं, ये बच्चों का झगड़ा है, क्यों इसको इतना दिल पे लेते हैं। ये भी तो देखिए कि ये साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ खाना खाते हैं, इसलिए इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं है। बच्चे हैं, ठीक हो जाएंगे। ठीक बात भी है, यही बात बताई भी जाती है। घटना वाले दिन यानी 13 अक्टूबर 2023 को दिन था, उस दिन बृहस्पतिवार। सवेरे जब बच्चे, उस दिन शायद छुट्टी थी, सवेरे बच्चे स्कूल गए होंगे, लौट आए होंगे, पानी बरसने की वजह से, शायद रेनी डे था। अपना अपना कपड़ा उतारने के बाद, ड्रेस मतलब उतारने के बाद, बच्चे खेलने के लिए बाहर चले गए। रेनी डे में बच्चे कितना खुश होते हैं, जिनके बच्चे स्कूल गोइंग होंगे, सभी के बच्चे किसी न किसी एज में स्कूल जाया करते होंगे, उनको ही पता होगा कि रेनी डे जिस दिन हो जाए, बच्चों का ऐसा लगता है जैसे उन्हें सब मिल गया हो।
मनाते रहते हैं कि पानी बरस जाए, हमको स्कूल न जाना पड़े। अच्छा हो बच्चा, मतलब पढ़ने में अच्छा हो या ना हो, दोनों ही ये चाहते हैं कि पानी बरस जाए और रेनी डे हो जाए। बहरहाल दोपहर में जब पानी खुला, ये खेलने लगे, खेल कूद हुई। पहली बार जब चांटा उसने सिया ने मारा था और दिल पे ले लिया था कर्ण वर्मा ने, और शिकायत की थी सिया की माँ से, तो सिया की माँ ने अपनी बहन, बहनोई और उस बच्ची के सामने ही सिया को बहुत डांटा था और ये कहा था कि आइंदा से अगर तुमने इसको हाथ लगाया तो मैं तुमको बहुत मारूंगी, तुम्हें बहुत पीटूंगी, तुम्हें इसी से, तुम्हारी मौसेरी बहन से ही चांटे लगवाऊंगी। लेकिन फिर उस दिन झगड़ा हुआ, बच्चे हैं, और फिर उसने चांटा मार दिया। लड़की रोते रोते फिर अपने पिता के पास गई और वहां उसने कुछ नहीं किया। इस बार ये कहा कि तुम परेशान मत हो, बहुत जल्दी इनको मुंबई भेज दूंगा। इसी बीच में उनकी पत्नी, कर्ण वर्मा की पत्नी यानी सिया की मौसी भी आ गई और उसने ये भी कहा कि भाई आप क्यों इस तरह की गलत बात बच्चों को बताते हैं कि मैं मुंबई भेज दूंगा, कलकत्ता भेज दूँ, ये कौन सी बात हुई? बच्चे हैं, खेल रहे हैं, खेलने दीजिए, कौन सी ऐसी आफत हो गई? लेकिन उसके मन में चोर आ गया। उसके मन में इस बात को उसने इतना दिल पर ले लिया कि बच्चे जब शाम को 7 बजे खेल रहे थे तो कर्ण वर्मा ने सिया को ये कहा कि चलो घूमने आते हैं। वो खुशी खुशी उसके साथ चली गई। मौसा थे, कोई उसमें मन में मैल नहीं था बच्ची के, वो उनके साथ चली गई। 1.5 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर जाने के बाद जब बिल्कुल जंगल और सुनसान उसे दिखाई दिया, उसने फौरन बच्ची को जमीन में गिराया और उसका गला दबा दिया। तब तक गला दबाए रखा जब तक सिया की जान नहीं निकल गई। मारने के बाद वो नहर में ले जाने की सोच रहा था। नहर के पास गया भी, लेकिन नहर में उतना पानी, यानी बहती हुई नहर नहीं थी। तो नहर के किनारे जो पानी बरसने से छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर जाता है, उसी एक गड्ढे में उसने फेंक दिया। फेंक के वापस चला आया। आधे 1 घंटे की बात रही होगी, 8 बजे तक वापस आया। तब तक सिया के लिए उसकी माँ, उसने ढूंढना शुरू कर दिया था। आते ही बताया अपने बहनोई कर्ण वर्मा को कि पता नहीं खेल रही थी बाहर, कहाँ चली गई। कर्ण वर्मा ने कहा करे कहीं नहीं गई होगी, आसपास गई होगी। फिर कर्ण वर्मा की पत्नी, सिया की माँ और 2-3 लोगों को बुलाया गया। वो सब आसपास ढूंढने लगे। आसपास जो ढूंढने की जगह होती है, सबसे पहले आदमी कुएं में देखता है, घर की टंकी में देखता है, पीछे जहाँ जानवरों का स्थान होता है वहाँ देखता है कि शायद कहीं किसी कमरे में सबसे पहले देखता है कि ऐसा न हो बच्ची है, बंद हो गई हो, दरवाज़ा न खोल पाई हो। बहरहाल सारे प्रयास कर लिए गए। 12 बजे तक जब बच्ची नहीं मिली तो माँ का बुरा हाल हुआ। माँ ने अपने बहनोई से कहा कि पहले आप थाने चलिए। कर्ण तुरंत तैयार हो गए और उसके साथ साथ थाने गए। थाने पर उसने ये बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। पुलिस वाले जो मौजूद थे उन्होंने कहा नहीं और देख लीजिए, अच्छा ठीक है, आप फोटो ले आइए और हुलिया ले आइए, ये ले आइए, वो ले आइए। सब चीज़ें ला के दे दी गई। 1-1.5 घंटे बाद वो गुमशुदगी लिख ली गई। पुलिस आई भी। अगले दिन पुलिस आई, मौके की जांच पड़ताल की, पूछा, लोगों से जानना चाहा कि कहाँ तक देखी गई, कब देखी गई, कोई बात तो नहीं है। बात तो कोई थी ही नहीं, न परिवार में न मोहल्ले में। 2 महीने पहले ये आई थी कर्ण वर्मा की साली, दोनों बच्चों को साथ लेके आई थी। कभी किसी ने कोई ऐसी बात नोटिस नहीं की थी जो पुलिस को बताई जा सके। उसके बाद पुलिस चली गई। कर्ण वर्मा अपनी पत्नी और अपनी साली को लेके अगले दिन भी जहां जहां ढूंढ सकता था या जहां जहां उसके घर वालों ने कहा कि यहाँ भी देख लो, वहां भी देख लो। ओझा सोखा बहुत ऐसे में दिमाग में आते हैं। गंवई परिवेश के लोगों को पूछा गया और कि क्या है, कैसे है, कहाँ होगी। तो जैसे वो अपना तुक्का लगाते हैं 50-50% वाला कि वो दक्षिण दिशा में है, उत्तर दिशा में है, पेड़ के नीचे है, रो रही है, एक आदमी उसके पास बैठा हुआ है और अगर कल तक आप वहाँ नहीं पहुँच पाए तो फिर उसका मिलना मुश्किल है। कुछ ऐसी बातें वो बताएंगे, आधा आधा, आधा सच आधा झूठ। सच क्या मतलब, आधा आधा पॉसिबिलिटी और पॉसिबिलिटी न हो, दोनों बता देंगे।
जैसे हमारे यहाँ सरकारी विभाग में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, वो किसी घटना के बारे में जब असेसमेंट उनसे मांगा जाता है कि भाई कल ये धरना प्रदर्शन है या कल ये रैली है, इसके बारे में असेसमेंट रिपोर्ट भेज दीजिए, तो वो लास्ट में देखते हैं कि हाँ ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ऐसा भी है, लेकिन किसी उपद्रव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब उपद्रव, संभावना, इनकार नहीं। यानी अगर कोई उपद्रव हो जाए, साहब मैंने तो लिखा था, और ना हो तो मैंने साहब ये भी लिखा था, ये सब कुछ शांत है, सब कुछ बढ़िया है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइजर्स ने, भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं होगी, कोई ऐसा इशू नहीं है जिसमें वहाँ कोई बात हो सके, लेकिन लास्ट में एक लाइन, यही काम ये ओझा, सोखा, मौलवी सब लोग करते हैं। 50% बात बताएंगे कि भाई इस समय तो वहाँ है, इस समय तो ठीक है, लेकिन अगर शाम तक आप उसे उस तक नहीं पहुँच पाए, या ये बता देंगे कि इस दिशा में गई थी, वहाँ एक आदमी साथ में था और वहाँ से वो आगे लेकर चला है, आप लोग कोशिश कर लीजिए उस दिशा में, अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे तो सुबह वो जीवित नहीं मिलेगी, या 3 दिन बाद जीवित नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगा। तो ये सारा काम कर्ण वर्मा अपने सुपरविजन में अपनी साली और अपनी पत्नी के लिए करते रहे, लेकिन बच्ची की लाश थी। 2 दिन बाद उसे गड्ढे में पानी पर ऊपर आना ही था। आने जाने वालों ने देखा, पुलिस को बताया, कर्ण वर्मा को बताया, उनके घर जाके इत्तला की कि फला फला कपड़े में एक बॉडी ऊपर दिखाई दे रही है। माँ पर जैसे वज्रपात हो गया होगा, लेकिन हुआ फिर वही। पोस्टमार्टम होके जब बॉडी आ गई तो ये पता लगा कि ऐसे ऐसे हुआ है, और फिर कर्ण वर्मा के बारे में जो उनकी साली ने बताया था वो सच हुआ, और फिर उन्होंने उसको पुलिस के सामने उसने पूरी बात बता दी। उस समय तक उसके पिता भी मुंबई से चले थे लेकिन नहीं पहुंचे थे। बॉडी को मॉर्चरी में संभाल कर रखा गया था। तीसरे दिन जब उनके पिता आए तब उसका अंतिम संस्कार हुआ, और कर्ण वर्मा को पुलिस ने एक तो उसकी चप्पल, उनके कहने पे बरामद की चप्पल को वहीं जहां मारा था उसी के पास एक गड्ढे में, पहले तो पानी में फेंका, लेकिन वो प्लास्टिक की या जो भी चप्पल रही वो ऊपर आ गई, तो वहीं एक गीली जगह पे उसे मिट्टी हटा के उसमें गाड़ दिया था। पुलिस ने वो बच्ची का चप्पल जो पहनती थी वो उसी की निशानदेही पर, यानी एविडेंस एक्ट की 27 धारा 27 पर, दफा 27 की रिकवरी कहते हैं, अभियुक्त के बताने पर वो इम्पॉर्टेंट एविडेंस रिकवर किया गया। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने, चूंकि बहुत हल्ला हो गया, 7 साल की बेटी गायब है, 7 साल, महिला अपराधों को प्रति लेकर, महिला अपराधों के प्रति समाज भी बहुत सजग हो गया है, बहुत सचेत हो गया है, और पुलिस भी अब बहुत तेजी दिखाने लगी है। तो बहरहाल पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार ने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको मौसा को सबके सामने प्रस्तुत किया और पूरी घटना की डिटेल बताई। आज की घटना, 2 बच्चियां 7-7 साल की, सगी मौसेरी बहनें, एक ही स्कूल में, एक ही सेक्शन में, सवेरे घर से जाना, पढ़ना, लौट कर आना, साथ में खाना खाना, बिना एक दूसरे के खाना नहीं खाती थी। उसके बाद खेलना कूदना। सिया खेलकूद के दरमियान अपनी मौसी की बेटी को चांटा मार देती है। मौसेरी बहन की बेटी रोते रोते मां के पास जाती है और बताती है कि इस तरह से मुझे सिया ने इस तरह से चांटा मारा है। मां कहती है कि कोई बात नहीं है, बहन है तुम्हारी, साथ में खेलती हो, आती जाती हो, कोई बात नहीं है, चांटा मार दिया तो क्या हुआ, जाओ और खेलो। लेकिन वो अपनी मां के इस जवाब से बहुत संतुष्ट नहीं हुई, भागकर बाप के पास गई, अपने पिता के पास गई, और आग बबूला पिता
सीधे सिया की माँ के पास पहुंचे। रिश्ते में साली लगती थी और ये कहा कि यही सिखाया है अपने बच्चों को। मेरी बेटी को चांटा मार दिया। साली ये कहती रही, यानी सिया की माँ, कि अरे जीजा जी, मैंने थोड़ी ही सिखाया है, और ये भी देखिए कि वो साथ ही साथ रहती हैं दिन भर। स्कूल जाना, खाना खाना, खेलना कूदना सब साथ साथ रहती हैं। और ये भी बताया कि जीजा जी, मेरा एक बेटा भी तो है। अगर मैंने बच्चों को सिखाया होता तो वो भी तो मारपीट करता। न वो अपनी बहन को कभी इस तरह से करता है और न कभी आपकी बेटी के साथ उसने इस तरह से किया। बच्चे हैं, इनकी शरारतों को आप क्यों दिल से ले रहे हैं? कर्ण सिंह झल्ला रहे थे और ये कहते हुए वहां से गए कि ये बात ठीक नहीं है, आप सिया को समझाइए कि वो इस तरह से मारपीट न किया करे। फौरन सिया बुलाई गई। उनके मौसा मौसी के सामने, अपने भाई के सामने माँ ने उसे बहुत डांटा, जितना बच्चों को डांटा जाना चाहिए। गलत किया है, दोबारा मत करना, पीटी जाओगी, मारेंगे, इस तरह की बात जो माँ हमेशा कहती है, बहुत डांटा। बात खत्म हो गई। लेकिन 13 अक्टूबर को फिर दोपहर में खेलते खेलते ये बात रिपीट हो गई। इस बार लड़की अपनी माँ के पास नहीं गई, क्योंकि उसे लगा कि इनके पास जाने से कोई फायदा नहीं है, बाप ही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन बाप ने ये कहा कि कोई बात नहीं, परेशान मत हो, इनको मैं बहुत जल्दी यहाँ से मुंबई के लिए भगा दूंगा, बस थोड़े दिन की बात और है। ये बात हो ही रही थी, तब तक कर्ण की पत्नी भी आ गई और उन्होंने कहा कि आप इसी तरह बच्चों को गलत सलत बात बताते हैं। क्यों चली जाएंगी बहन हमारी? क्यों सिया चली जाएगी मुंबई? ऐसी बात क्यों आप बच्चों को बताते हैं? क्या किया है उसने? बच्चे हैं, खेल रहे थे और हो गया झगड़ा। साथ साथ ही तो घूमते हैं। इतना बुरा मानी होती तो साथ में स्कूल न जाती, साथ में खाना न खाती। ऐसा क्या कर दिया सिया ने? मैं ये पूरी घटना आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बात घर घर की कहानी है, टोले मोहल्ले की कहानी है, हर गांव गिरांव की बात है। जहां बहुत छोटे बच्चे एक साथ खेलते हैं, वहां हर दिन, हर खेल में, हर परिवेश में बच्चों के साथ खेलते समय धक्का मुक्की भी करेंगे, चिल्लपू भी करेंगे, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाएंगे भी। आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि आप अपने घर के आसपास, जहां ये बहुत छोटे छोटे 5 से 10 साल के बीच के बच्चे जहां खेलते हैं, हम उम्र बच्चे, आप आधे घंटे तक भी अगर देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपस में एक दूसरे को, चाहे जो खेल रहे हों, आइस पाई खेल रहे हों, वो जो बैट लेते हैं और पीछे बॉल फेंकने वाला होता है, बहुत तरह के छोटे बच्चों की गेम है, तो वो खेल रहे हों, कोई न कोई बात पर बच्चों में आपस में कहासुनी जरूर होती है। ज़्यादा कहासुनी होती है, धक्का मुक्का हो जाता है, फिर खड़े होते हैं, धूल झाड़ते हैं या खड़े हो जाते हैं, फिर खेलने लगते हैं। तो ये हर और आप इसे दूर से देखिए, नज़दीक जाएंगे तो हो सकता है आपका लिहाज करके ऐसा ना करें, लेकिन हर जगह, हर ऐसे समूह में जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे एक साथ शाम को निकलते हैं, खेलते हैं, तो वो हर जगह आपको ये बात मिलेगी। अगर कोई पेरेंट इसको बहुत दिल पर लगा ले लेता है, अरे उसने तो मार दिया, कल भी मारा था, आज भी मार दिया, तो अपने बच्चे को ये कहा था कि सब बच्चे ये बदमाश हैं, कल से खेलने मत जाना इनके साथ, मैं तुमको फलां के साथ भेज दूंगी, तुम वहां पर खेल लेना। लेकिन इनके साथ मैक्सिमम रिएक्शन यही होता है पेरेंट्स का कि मत जाना कल से इनके पास, बदतमीज हैं सब। लेकिन इसके ऊपर कि तुम परेशान मत हो, मैं इसको मार डालूंगा या मार डालूंगी, या अच्छा ऐसा किया, अभी इसकी FIR कराती हूं, ऐसा कभी पेरेंट्स नहीं करते। किसी भी समूह के पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं। आज की घटना में ऐसा नहीं हुआ। कर्ण वर्मा ने इसको एकदम दिल पर ले लिया। सिर्फ चांटा मारने पर पहले बहुत शिकायत की, फिर अबोध मासूम सिया की गला दबाकर हत्या कर दी।
बच्ची को मौसा ने जैसे ही कहा कि चलो घुमा के ले आते हैं, वो खट से तुरंत चल दी। मौसा ही थे उनके, उसके मन में कोई मैल नहीं था, उसके मन में कोई नेगेटिविटी नहीं थी मौसा को लेकर कि हम अकेले इनके साथ नहीं जाएंगे। जैसे कहा चलो घुमा लें, फौरन चल दी उनके साथ। और जैसे ही एकांत हुआ, मौसा ने धक्का दे के गिराया और गर्दन दबानी शुरू की। अब कैसे निकले होंगे उस बच्ची के प्राण, कैसे तड़पी होगी वो। गला दबाने की शुरुआत करते समय तक तो वो पहचान ही रही थी कि ये मेरे मौसा हैं। और मेरी बिल्कुल फर्म बिलीफ है कि जब उन्होंने दबाना शुरू किया होगा तो पहले उसने मौसा मौसा ही कहा होगा, मम्मी मम्मी नहीं कहा होगा। कहीं गिरने पर, चोट लगने पर, और बाद में तो वो मम्मी को याद करती हैं, इतनी छोटी बच्चे या बच्चियां, लेकिन सामने मौसा और उसके गले पर जैसे ही हाथ लगाया होगा वैसे उसने मौसा मौसा ही कहा होगा। पर यह राक्षस था, राक्षस ने उस मासूम सी बच्ची को मार डाला। तो मैं किस्सा गोई परिवार के लोगों से यही कहूँगा कि देखिए, सहनशीलता सामान्य रूप से समाज में कम होती जा रही है। और थोड़ा सा ध्यान आप भी रखिए कि यदि छोटे बच्चों में आपस में इस तरह की कोई बात हो जाए तो सामने वाले के, यानी जिससे ये झगड़ा हुआ है, उसके पेरेंट्स का रिएक्शन जरूर परख लीजिए। आप उनसे बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने बहुत दिल पर ले लिया है, या ये लगेगा कह रहे ये इन्होंने भी ये हमारी ही तरह है, उन्होंने कहा बच्चे हैं खेलने दीजिए, कौन सी ऐसी बात हो गई, आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी पेरेंट्स हैं। लेकिन अगर आपने उनका रिएक्शन लिया और आपको पता लगा कि दिल पर ले लिया है, तो फिर अपने बच्चे को ऐसे बच्चों से दूर रखें। वरना अब पहले इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन अब जो ट्रेंड चल रहा है, क्या भरोसा किसके दिमाग में क्या आ जाए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।